So, my today's topic explain the role of RBI as credit controller. As credit controller. आपने देखा था पिछले उसमें क्वेश्चन में कि कमर्शियल बैंक ने मनी क्रिएट किया था और यहां पर आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है। तो मनी को कैसे कंट्रोल करेगा, वो क्रेडिट कंट्रोलर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस वो यूज करता है आरबीआई। द रोल ऑफ रिजर्व बैंक एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट पॉलिसी। ये इसके कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो आएंगे। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट by Reserve Bank, rationing of credit, etc. And there are the two methods for control credit, and the first is quantitative method. Quantitative method includes some points, and they are: first is bank rate, second is open market operations, third cash reserve ratio, and fourth statutory liquidity ratio. ये दोनों का सम लीगल रिजर्व रेशो होता है। इसी तरह से आपके पास इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं बैंक रेट के साथ। एक आता है रेपो रेट और एक आता है आपके पास रिवर्स रेपो रेट। These are the some concepts of quantitative methods. So आपको ये टर्म जाननी बहुत जरूरी है कि ये है क्या। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, इन पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप अच्छे से सुनना, अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नाउ लुक, सपोज दिस इज Reserve Bank of India, and these are commercial banks. Suppose Axis Bank, Punjab National Bank, and State Bank of India. These are some of the commercial banks. Now, look closely and listen carefully. So, and these is are common people. हम लोग हो गए। अब हम लोग डायरेक्ट आरबीआई से हमारा कांटेक्ट नहीं होता है। हमको अगर बैंकिंग कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो बीच में कमर्शियल बैंक दिख रहे हैं, हम इनके पास जाएंगे। ये हमारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और इन बैंकों को अगर कोई काम होगा तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। नाउ अब इसी के साथ में बैंक रेट के साथ में एक पॉइंट और मैं बता देता हूं। इस इधर आएगा इंटरेस्ट रेट। इधर मैं छोटा सा लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट। ये चार टर्म मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, बेटे अब सभी ध्यान से सुनना। बहुत मैं टाइम लगा रहा हूं उसको समझाने में, ज्यादा से पढ़ाऊंगा भी नहीं, थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझा कर पढ़ाऊंगा। सो लिसन, व्हेन Central Bank of a country, this one, look where the arrow goes. When Central Bank of a country lends to commercial bank for long term, for lends for long term, is known बैंक रेट। तो जब इन कमर्शियल बैंक को पैसा उधार चाहिए और ये कमर्शियल बैंक किसके पास जाएंगे उधार मांगने के लिए? नेचुरली आरबीआई के पास जाएंगे।
तो आरबीआई फ्री में तो पैसा इनको देगा नहीं। तो जब आरबीआई इनको उधार देते समय जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसे बैंक रेट बोलते हैं। So listen again. Bank rate is the rate at which central bank of a country lends to commercial bank. अब मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इसने हम लोन लिया अब इस बैंक ने इससे उधार लिया तो ये इंटरेस्ट लगा रहा है सपोज 5.5% का। आरबीआई ने इसको 5.5% का इंटरेस्ट लगाया। अब जब ये वाला बैंक कमर्शियल बैंक, when commercial bank lends to common people is called interest rate. This is interest rate. अब ये नेचुरली है 5.5% में तो आरबीआई से ले रहा है, तो आपको किस रेट पर देगा? तो ये आपको इस 5.5 से ज्यादा देगा, सपोज 8% में या 9%, 12%, जो भी इसका लगेगा, जैसे कस्टमर होगा उस तरह से उसको ब्याज पे उधार पैसा देगा। तो दो टर्म मैंने बता दी, बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। अब रेपो रेट क्या है? द सेम कॉन्सेप्ट, व्हेन आरबीआई lends to commercial bank but for short term is called repo rate. I hope the term is clear. If suppose आप इस पीएनबी के मैनेजर हैं और आप आरबीआई से उधार लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो जो रेट वो आपको चार्ज करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक रेट। और अगर आप आरबीआई को बोलते हैं कि आरबीआई को बोल रहे हैं, बोला मुझे 2 दिन के उधार चाहिए, 1 वीक के उधार चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड रेपो रेट। और ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम उधार लेते हैं, जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो खुद ही इतने पैसे आते रहते हैं, कभी 1-2 दिन कम पड़ जाते हैं तो ये आरबीआई से उधार मांग लेता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए उधार नहीं लेते, ये शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। इसलिए आप टीवी में देखते होंगे, खबरें आती हैं बहुत ज्यादा कि आरबीआई ने रेपो रेट ये कर दिया, रेपो रेट ये कर दिया। तो रेपो रेट का मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए उधार होता है। 3 टर्म मैंने क्लियर कर दी। बैंक रेट, द रेट एट विच central bank of a country lends to commercial bank for long term credit, and if the same rate for short term will be charged as repo rate. And interest rate, the rate at which commercial bank gave loan to common people. 3 टर्म हो गए। अब एक रह गया इसमें रिवर्स रेपो रेट, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या होता है, अब ये वाले बैंक तो उधार ले रहे हैं। अब सपोज करो एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इसके पास जमा हो गया। अब इससे कोई उधार लेने वाला आ नहीं रहा। आपने देखा ये सरकारी बैंकों क्या हालचाल है, ये देना भी नहीं चाहते। अब इसके पास एक्स्ट्रा मनी है। नाउ व्हेन दिस बैंक पार्क देयर एक्स्ट्रा मनी एट आरबीआई, अब इस बैंक ने अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया, इसको हम पार्क बोलते हैं। अब ये जब पैसा एसबीआई आरबीआई के पास जमा कर रहा है तो आरबीआई इसको जो एक इंटरेस्ट इसको देगा उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब सपोज करो ये बहुत कम होता है, मान लीजिए 2.5% है, तो 2.5% आरबीआई इसको पैसा दे। जैसे आप अगर आरबीआई आप अपनी सेविंग का पैसा कहां जमा करते हो? बैंक में जमा करते हो।
तो आपसे बैंक ने मांगा, उधार मांगा था क्या? नहीं ना, आपने तो जमा किया था अपना पैसा। ऐसे ही ये वाले बैंक भी आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे। आरबीआई ने इनसे पैसा नहीं मांगा कि लाइए हमें पैसा दे दो आप, नहीं। जब आप अपने एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे तो ठीक है, वो आपको उस पर थोड़ा सा चार्ज दे देगा। तो ये है हमारी 4 टर्म जो मैंने अभी क्लियर की है। अब हमारा इनसे कॉन्सेप्ट आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको 4 टर्म की आज क्लियरेंस होनी चाहिए सबको, कि सबसे पहले बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट। मैंने बहुत अच्छे से आपको चार्ट के थ्रू समझा दिया है, एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम देखिए थोड़ा सा बैंक रेट में अब डिटेल में जाते हैं। सो लुक, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अब आपने देखा था कि कमर्शियल बैंक में इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट किया था। नाउ आरबीआई क्या करना चाहता है? आरबीआई आइदर उसको क्रिएशन कम करना चाहेगा, और अगर कम है तो बढ़ाना चाहेगा। सो लुक व्हाट हैज रिटन हियर, बैंक रेट is also known as discount rate. Point number 1, it is the rate payable by commercial bank. कौन पे करेगा? कमर्शियल बैंक। ऑन द लॉन्ग टर्म लोन, देखिए लॉन्ग टर्म मैंने यहां लिखा है, ये लॉन्ग टर्म इसमें बीच में मिसिंग था, लॉन्ग टर्म फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार लिया है उस पे ये बैंक रेट लगता है। A change in bank rate affect market rate of interest. तो इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट होगा अगर आरबीआई ने चेंज किया तो। जैसे मैंने बताया आपको, नेचुरली है कि वो महंगा देगा तो वो भी आगे बढ़ा देगा महंगा। अब बात आती है an increase in bank rate leads to increase in interest rate. So मैं यहां समझाता हूं आपको। अगर हमने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया तो इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड कन्वर्सली डिक्रीज इन बैंक रेट फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। नाउ an increase in bank rate results in the increase in cost of credit. This expected to lead to a contraction in demand for credit. Contraction in demand for credit increase होने से, एंड वाइस वर्सा। अब मैं इसको आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये तो किताबी भाषा, और किताबी भाषा जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी क्रिएशन ज्यादा है, मनी क्रिएशन हाई है। नाउ आरबीआई wants to decrease money creation, but how? क्या करे उसके लिए? तो आरबीआई अगर मनी क्रिएशन ज्यादा है उसे कम करना चाहता है। भाई आरबीआई, ये बैंक बहुत पैसा बना रहे थे अकाउंटों में लिख लिख कर, आरबीआई को चाहिए कि कम पैसा बने। तो उसके लिए उसके पास ऑप्शन है कि सबसे पहले वो, ध्यान से सुनना, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो जो लोग हैं कॉमन पीपल, वो जो लोन है वो कम लेंगे। भाई अगर आप बैंक के पास जाते हो, बोलता है बैंक, अजी आप ही का बैंक है, ले जाओ जी, क्या है आपसे, क्या ब्याज लेंगे, थोड़ा सा चला चार्ज कर लेंगे। तो अगर बैंक बहुत कम ब्याज ले रहा है आपसे तो आप कहोगे चल यार कोई बात नहीं, ले लेते हैं। लेकिन बैंक अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो कहोगे हमें नहीं चाहिए। तो जब ना के बराबर, कई बार आपने देखा होगा दुकान से परचेज करते हो, बोलते हो कि भाई ठीक है 0% चार्ज लग रहा है, तो 0% इसको ना कोई चार्ज ही नहीं, ना के बराबर है, तो लोग उससे ज्यादा लोन ले। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा
तो लोन कम लेंगे। और जब आप लोन ही नहीं लोगे, सुनना ध्यान से, आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था, पिछली लास्ट 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 क्लास में, कि जब आप बैंक से उधार मांग रहे थे तभी तो आपके अकाउंट में लिख लिख कर पैसे को वो क्रिएट कर रहा था। जब आप उससे उधार ही नहीं मांगेंगे तो किसके अकाउंट में लिखेगा वो लिख ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई लोन कम लोग लेंगे तो मनी क्रिएशन भी कम हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट व्हेन बैंक रेट इज कंसर्न। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बैंक रेट, हाउ इट इज यूज्ड टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो आप लिखेंगे when बैंक, पहले तो डिफाइन करेंगे, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। डेफिनेशन हो गई। अब बताएंगे कि when bank rate increases, interest rate also increases. As a result, people will take less loan, so money, there will be contraction in the money and vice versa. If अगर आपको चाहिए कि आरबीआई चाहता है कि नहीं, वो वॉन्ट्स डिक्रीज चाहता है इकोनॉमी के अंदर, कम पैसा बढ़ाना चाहता है, तो बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे। बैंक रेट डिक्रीज करने से इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से हम लोग ज्यादा बैंक से लोन लेंगे, हम लोग ज्यादा लोन लेंगे तो बैंक मनी क्रिएशन ज्यादा कर पाएगा। दिस इज द concept of bank rate. So most important concept is bank rate. So likewise, look what is written here. So likewise, a fall in bank rate causes rate of interest to come down. तो rate fall होने से rate of interest भी down हो जाएगा। The cost of credit falls, क्रेडिट की कॉस्ट फॉल हो जाएगी। क्रेडिट का द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉल होने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, कि आपके जो लोन है वो कॉस्ट कम हो जाएगा। इट मींस क्रेडिट चीपर हो जाएगा। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पर, चीपर हो जाएगा। चीप क्रेडिट में इंड्यूस ए हायर डिमांड फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पर्पस। अगर आपको सस्ता मिलेगा तो आपकी जो डिमांड है वो लोन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, दोनों के लिए ही आपकी डिमांड हाई होगी। As a result, money creation will be more. So this is the most important concept for your money creation is bank rate. Now, what we are studying in this topic, we are studying credit control. Credit control is done by RBI in India, and it has two main components for this purpose: quantitative and qualitative. In quantitative, I explained you what is bank rate, what is repo rate, and what is reverse repo rate. Second concept, in the last class, I explained you open market operation. And today I will explain cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. The sum of these is equals to legal reserve ratio. And qualitative contains margin requirement, rationing of credit, third one, moral
suasion or persuasion, and last one, direct action. These are the methods for credit control in India. And who create credit in the economy? So commercial bank create credit. Commercial banks create credit. And RBI control that credit according to need of the economy. How it controls? So look that in the first point, I explained you bank rate. I'm just making a small revision for this. Bank rate is the rate at which central bank lends to commercial bank for long-term credit needs. Second, open market operation. It is a system in which central bank buy or sell its securities with commercial bank. Now, today, what is cash reserve ratio? So look, what is cash reserve ratio? Now, look closely, as this is suppose central bank or RBI as reference to India. Suppose this is your commercial banks. These are your commercial banks. You can name any name like Axis Bank, Punjab National Bank, State Bank of India. And these are the common people. Now, suppose if whatever the money is deposited these commercial bank by the common people. Now let's say that we deposited rupees 1000 in this SBI as a common people. हम सब ने मिलकर 1000 rupees SBI में जमा किया. Now, what will the work of SBI of this? तो ये जो पैसा जमा हो गया, इस पैसे को तो SBI अपने लिए यूज कर सकता है लोन देने के लिए लोगों को. But from this amount, listen carefully, from this amount, a certain percentage has to be kept at RBI. It is mandatory, fixed by the RBI. So from the total deposit of commercial banks, a certain percentage has to be kept at RBI. Let's say 10%. It is not fixed. Let's say 10%. So out of 1000 rupees, 10% is 100. So rupees 100 will be deposited at RBI. So this amount which is at deposited RBI is called CRR. So what you get know that if the amount of total deposit, a certain percentage has to be deposit at RBI by commercial banks is known CRR. So this is the definition of CRR कि जो हमारा पैसा हम बैंकों में देकर आते हैं उस पैसे में से कुछ पैसा सर्टेन अमाउंट जो भी होगा आरबीआई फिक्स कर देगा. हर बैंक टू बैंक डिफर करता है, सबके लिए सेम नहीं होता. वो अमाउंट सीआरआर कहलाता है, कैश रिजर्व रेशो. अब
हमें यहां पर यह सोचना है, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपने इसको डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज सीआरआर, तो आपने डिफाइन कर दिया। नाउ अब इकोनॉमी में व्हाट विल हैपन इफ सीआरआर, अब मान लीजिए इकोनॉमी में ऑलरेडी ज्यादा मनी क्रिएट हुआ है, कमर्शियल बैंक ने बहुत पैसा क्रिएट किया हुआ है, तो सीआरआर क्या होना चाहिए? इन दैट केस सीआरआर टू बी इंक्रीज। सीआरआर इंक्रीज करने से क्या होगा? सीआरआर इंक्रीज करने से, अभी इंक्रीज कर देंगे तो मान लीजिए अभी 10% है, 10 का हमने इसको 15% कर दिया आफ्टर इंक्रीज, तो अब जमा करना पड़ेगा 150 रुपीज। इट मीन्स पहले इसके पास पैसा बचता, अब उससे कम पैसा बचेगा। दैट मीन्स तो अभी सीआर बढ़ने से जो लोन अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। कमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएगा, एज द रिजल्ट क्रेडिट क्रिएशन भी डिक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर इकोनॉमी में पैसा कम है तो उस केस में अगर वो चाहता है कि क्रिएशन बढ़े तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो इसको रिवर्स करने से सीआरआर डिक्रीज होगा, लोन एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज होगा। तो ये स्टेप है पहला और ये स्टेप है दूसरा। एंड दिस इज सीआरआर। नाउ सेकंड एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेम, इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। नाउ जो पैसा आपने एसबीआई को दिया, एक सर्टेन परसेंटेज तो इसने जमा कर दिया किसके पास? आरबीआई के पास। नाउ a certain percentage of total deposit has to be kept by commercial bank themselves. It means जो पैसा ये है, इस पैसे का 1000 का एक certain amount has to be kept by RBI. सपोज करते हैं हम इसको लेट करते हैं 15%, तो 15% मीन्स 150 रुपीज किसके पास जमा हो गया? एसबीआई के पास। 100 रुपीज किसके पास था? आरबीआई के पास। अब लोन के लिए कितना पैसा इसके पास अवेलेबल था? तो 100 150 माइनस करने के पास 750 रुपीज इसके पास बच गया। दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर लोन। सो पर्पस इज दिस दैट the amount of total deposit which we deposit at the commercial bank, all the money cannot be used as loan. Some money has to be deposited at RBI. The money which is deposited at RBI is called CRR, and some money has to be kept by commercial bank themselves, and the money which is kept by commercial bank own is called SLR. So I hope you got the मीनिंग कि जो पैसा आरबीआई के पास जमा करना है वो है सीआरआर, और जो पैसा अपने पास जमा करके रखना है कमर्शियल बैंक को वो है एसएलआर। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, कि लीगली रिजर्व है, आप इसको उधार नहीं दे सकते हो। सो अब इस केस में भी अगर आपको इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है, अच्छे से सुनना, कि पैसा अगर बढ़ाना है ऑलरेडी या कम करना है, सपोज को हम पहला स्टेप तो हम लिए लेके चल रहे हैं, जो पहला एग्जांपल है हमारा कि कमर्शियल बैंक ने ज्यादा मनी क्रिएट कर दिया है तो हमें क्रिएशन कम करना है, तो एसएलआर को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। एसएलआर इंक्रीज करने से क्या होगा? लोन अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अभी एसएलआर 15% है, अभी मैं इसको बढ़ा देता हूं, सपोज करो 15% से हमने इंक्रीज करके इसको 20% कर दिया, तो नेचुरली इसको अपने पास ज्यादा मनी रखना पड़ेगा, तो फिर लोन एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी ये 750 और भी कम हो जाएंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन
क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा, एंड वैसे वर्सा इन केस ऑफ अदर वे अराउंड। तो SLR को डिक्रीज कर देंगे, ये इंक्रीज होगा और ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, CRR एंड SLR। अब देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंसेप्ट में आपको इतना समझना है, किसी भी फॉर्म में एग्जांपल देके आप समझा सकते हैं कि उसकी कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज होती है। सो अगेन मैं एक सिंपल फिर से आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। दिस इज RBI एंड दिस इज SBI। हम इस SBI के पास इन कॉमन पीपल ने मिलाकर अपना मनी ले गए, इसके पास डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट ₹1000। अब ये 1000 SBI के पास गया, इस 1000 में से एक सर्टेन मनी यहां डिपॉजिट कर दिया, लेट्स से 10%, दिस इज CRR, एंड इसमें से सर्टेन परसेंटेज इसको अपने पास ही खुद रखना है, लेट्स से 15%। तो 100 रुपीज अपने इधर दे दिया, 150 रुपीज इधर रख लिया। अब रिमेनिंग 750, दिस 750 कैन बी यूज टू गिव लोन और फॉर क्रेडिट creation. So only this amount can be used for credit creation. So the deposits percentage, which a certain percentage has to be kept at RBI, is called CRR, and which is kept by commercial bank itself is called SLR. So this is SLR. So this is the concept of quantitative credit control. Now please take the screenshot of all the concept which I just explained to you. First of all, take the screenshot of this one. All the students, those who are learning at home by watching the video, please take the screenshot and write the all these things in your notebook also. As I am recording this lecture, so it will be help you to in later classes. Now take this one. Please take this screenshot. And for last one, take this. Now the second concept for credit control is qualitative. क्वालिटेटिव में फर्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट. नाउ लिसन, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? अगेन सपोज, ये तो मेरे एग्जांपल ही जो है ना, यही आपको हेल्प कराएंगे समझने में. दिस इज योर SBI and you go to SBI and ask for loan. आप SBI के पास जाते हो और आपसे वो लोन मांगता है. तो खुशी आप बताइए कि खुशी अग्रवाल, कि आप जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? सर कुछ एसेट्स अगर होंगे तो वो अपने पास रखवाना चाहेगा एक तरीके से उसे. बिल्कुल ठीक, बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगेगा. आपसे सिक्योरिटी मांगेगा और आपको याद आ रहा है कि भाई हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं. आपसे बैंक कहेगा कि लाइए भाई, आप सरकारी आदमी हैं क्या, तो आप हमें अपने कागज दिखा दीजिए, घर के कागज दिखा दो, गाड़ी के कागज दिखा दो. आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा. फिर तभी आपको याद आता है कि नहीं, हमारे घर में थोड़ा सा गोल्ड है, तो चलो आप उस गोल्ड को लेकर बैंक के पास चले जाते हो. अब बैंक आपके गोल्ड को देखेगा और वो आपके इस गोल्ड की मार्केट वैल्यू जज करेगा कि आज की डेट में आपके गोल्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी.
सपोज करो कि आपके गोल्ड की मार्केट वैल्यू है 1 लाख, आपका सोना 1 लाख रुपए का है, तो खुशी मुझे बताइए आपको बैंक कितना लोन दे सकता है? सर 1 लाख का ही देगा, क्योंकि मैं उसके पास 1 लाख की सिक्योरिटी जमा कराऊंगी तो। क्या जितने का सामान है उतने का लोन दे देगा आपको? नहीं दे सकता, उस वो उससे कम अमाउंट का लोन देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोन वापस नहीं दिया कुछ महीने बाद, तो बैंक अपने चार्जेस भी तो काटेगा, इंटरेस्ट भी तो काटेगा। वरना आपका तो 1 लाख का सोना था, 1 लाख आपने लिया, आप तो बोलोगे छोड़ भूल जाओ जी, चलो हमने बेच दिया, पर आपने तो ऐसा नहीं बेच किया था। तो बैंक आपको जितना अमाउंट है उससे कम देगा। सपोज बैंक ने आपको लोन दिया 70,000 का, तो अब कितना डिफरेंस आया? 30,000। दिस डिफरेंस is called margin requirement. So look the definition now, listen carefully. Margin requirement is the difference between the market value of the security deposit and the sanction loan against it. So kya it is the difference? It is difference between market value of security and sanction loan against it, कि उसके खिलाफ आपको कितना लोन आपको सैंक्शन किया गया है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ कम टू अवर बेसिक, वो जो टॉपिक था, इफ हमें क्या करना है टू कंट्रोल क्रेडिट। ऑलरेडी मनी ज्यादा क्रिएट कर दिया कमर्शियल बैंक ने, तो अब मुझे बताइए इस डिफरेंस के साथ क्या किया जाए। डिफरेंस मींस मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए टू कंट्रोल क्रेडिट? यानी कैस? सर इंक्रीज। बिल्कुल ठीक। हमें इसको डिफरेंस को इंक्रीज करना है। अगर इंक्रीज कर दिया है डिफरेंस, सपोज करो आपने 30 से डिफरेंस बढ़ाकर 40 कर दिया, तो आपको लोन कितना मिलेगा? 60। इसका मीनिंग बढ़ाने से लोन अमाउंट कम हो गया। लोन कम होने से क्रेडिट क्रिएशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते थे। एंड वाइस वर्सा, उल्टा करना है तो टू क्रिएट क्रेडिट, हम चाहते हैं कि क्रेडिट और बढ़ जाए, तो इस डिफरेंस को यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करेंगे, जिससे लोन ज्यादा मिल सकता है, क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज होगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और जितने भी ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटे नोटबुक में जरूर लिख लेना। तो अगर सिक्योरिटीज नहीं होंगी तो फिर वो लोन ही देंगी बैंक? आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो बैंक लोन नहीं देगा, सिंपल सी बात है। वो तो आप आजकल जो चल रहे हैं, आप कहीं भी जाओ कोई सिक्योरिटी तो जमा करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है सबके पास होगी, तो फिर उनको अगर लोन। सो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, ये 3 टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया। आज मैंने किया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो व्हाट डज इट मीन हियर? सो लुक, दिस इज आरबीआई। जो भी लास्ट क्लास में अगर बच्चा नहीं भूल समझ गया है तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा आज। ये हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। नाउ अभी जो आज बताया, पहले हम वो टॉपिक देख रहे हैं। आई टोल्ड यू दैट आरबीआई हैज सम सिक्योरिटीज। Securities in terms of gold or foreign currency. So when RBI purchase its securities to commercial bank is non-open market operations. अब नेचुरली आरबीआई जो सेल परचेज करता है वो हमेशा कमर्शियल बैंक से ही करता है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अब आरबीआई चाहता क्या है ये हमें देखना है। तो अगर इकोनॉमी में मनी ज्यादा है, कमर्शियल बैंक ने बहुत ज्यादा मनी क्रिएट कर दिया है, तो आरबीआई की ड्यूटी बनती है कि मनी को रेगुलेट करे। तो अब मनी को रेगुलेट करने के लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले ये जो इसके पास सिक्योरिटीज है, अगर इन सिक्योरिटीज को वो सेल कर देता है, सिक्योरिटीज सेल करता है। अब आरबीआई अगर सेल करेगा तो सेल किसको करेगा? पंजाब, नीचे कमर्शियल बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक्स को सेल किया तो अब ये जो गोल्ड था, ये गोल्ड नीचे आ जाएगा इसके पास। अब इसके पास जो कैश था वो कैश आरबीआई के पास पहुंच गया। अगर कैश ऊपर पहुंच गया तो ये कैश नीचे नहीं आ पाएगा। कॉमन पीपल को पास उधार नहीं मिलेगा, ये लोन नहीं ले पाएंगे। तो अब लोन जब नहीं लेंगे तो ये बैंक किसके अकाउंट में लिखकर मनी को क्रिएट करेगा? तो इसका मतलब मनी क्रिएशन नहीं होगा। तो क्या लिखना है आपको? अभी आप सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बेटे डिफाइन करना। क्या डिफाइन करेंगे? कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इन विच इट सेल और परचेजेस इट्स सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब बताएंगे कि इफ आरबीआई sell its securities in the open market, then money flow will decrease. It means जो मनी फ्लो है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। As a result, our commercial bank can give less loan to people. अब लोन कम देंगे तो जो क्रेडिट क्रिएशन है that will automatically decrease. And in case of vice versa, अब अगर वो परचेज करेगा, परचेज करने हैं तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। अब मनी परचेज करने से क्या होगा? तो देखो, अगर इसने इसके मान लो सपोज करो इस एक्सिस बैंक के पास गोल्ड था, ये गोल्ड इसने इसको बेच दिया, तो आरबीआई को क्या देना पड़ेगा? आरबीआई इसको कैश देगा, मनी दे देगा। अगर इसके पास मनी आ गया तो ये कॉमन पीपल को मनी देगा, लोन दे देगा मनी, तो मार्केट में ज्यादा मनी आ जाएगा। तो इसलिए लोन ज्यादा होंगे और क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट मैं आपको आगे समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने देखो पढ़कर किताबों से नहीं आता है कि लिखा हुआ था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब मैं समझाता हूँ मैं बोर्ड पर तब ये बेटर वे में आ गया। तो एकदम ऑटोमेटिकली आप बैलेंस बना कर रखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये बैंक रेट रेपो रेट क्या था, तो इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हल्का सा रिवाइज कर देता हूं मैं। सो बैंक रेट मैंने बताया था when central bank lends to commercial bank for
लॉन्ग टर्म प्रोसेस इज कॉल्ड बैंक रेट। तो जब ये वाला बैंक आरबीआई इस छोटे बैंकों को एसबीआई को उधार दे रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उधार दे रहा है, जिस रेट पर देगा, लोन दे रहा है पहली बात तो, और लॉन्ग दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिस रेट पे देगा उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। और अगर ये वाला बैंक इसको उधार देगा पर शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, उधार कम समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 1 वीक के लिए, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। बस इतना सा अंतर है। एक ही चीज है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए उधार दे रहा है आरबीआई तो है बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए उधार दे रहा है तो है रेपो रेट। बस रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये वाला बैंक अपना पैसा इसको उधार दे रहा है, उधार नहीं दे रहा, पैसा एक्स्ट्रा है वहां जमा कर रहा है, तो उस केस में अगर ये मनी अपना इधर जमा कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। जो अब ये इंटरेस्ट देगा आरबीआई, वो इंटरेस्ट है, रिवर्स रेपो रेट होता है। तो इनकी डिटेल आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगी डिटेल पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। Now, these are the credit control methods, qualitative methods. Under qualitative methods in the previous class, I explained you first point, margin requirement. Margin requirement. Second point, you can see here, credit rationing of, yeah, or you can say rationing of credit. Rationing of credit. Third, moral suasion and direct action. These are the 4 points under qualitative methods of credit control. So among them, this margin requirement I have explained in the previous video. Now, what is rationing of credit? So in a simple way, I can explain that rationing, that means आपके किसी भी काम को, प्रोडक्ट को, गुड्स की एक राशनिंग कर दी गई है। राशनिंग का मीनिंग होता है टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट, टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड राशनिंग। जैसे आप राशन की दुकान पे कोई व्यक्ति जाता है और उसको बोलता है कि मुझे आप 50 किलो गेहूं दे दो, तो क्या वो राशन वाला उसको 50 किलो गेहूं दे देगा, या वो बोलता मुझे 10 किलो चीनी दे दो? नहीं, वो उसकी एक लिमिट फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ने कि पर मेंबर कितनी क्वांटिटी उसको मिल सकती है, तो दैट इज अ राशनिंग कर दी गई है, मैक्सिमम लिमिट। तो इसी तरह से आरबीआई, लुक, आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देगा। किस चीज के लिए करेगा? सो लुक द डेफिनेशन, नाउ आई एम रीडिंग इट, दैट rationing of credit is a method by which the central bank seeks to limit the maximum amount of loans and advances, and also in certain cases fix ceiling for specific categories of loan and advances. So that means it is that maximum limit to be fixed for the credit. Now I am explaining with my example, or suppose if there is a commercial bank has created a lot of money, so RBI wants to control credit. So if there is already a lot of credit in the economy, so what to do? Suppose present limit for loan
limit for loan, let's say, is rupees 5 lakh. This is the present limit. If any person wants to loan, that a commercial bank can give a maximum limit for 5 lakh. Let's example for this. Now, so this limit of 5 lakh is a rationing of credit. So what to do if RBI wants to decrease the credit? So to decrease the credit creation. So if RBI wants to decrease credit creation, what should be done? So what to be done? That rationing of credit should increase or decrease. This is the rationing of credit. If there is already excess, we want to decrease. So what to do? In this case, the rationing डिक्रीज होनी चाहिए. राशनिंग डिक्रीज करने से क्या होगा? अभी जैसे 5000 है, राशनिंग कर दी गई है, मैक्सिमम लिमिट 5 कर दी गई है. अब लिमिट को कम कर देंगे. लेट्स से लिमिट अब हमने 4 लाख कर दी. अब लिमिट कम हो गया. नाउ राशनिंग डिक्रीज होने से अब लोगों को लोन कम मिलेगा. कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे. अब ज्यादा नहीं दे पाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. तो आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ एक्सपेंशन. तो टू इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन, अगर अब आरबीआई बढ़ाना चाहता है क्रेडिट क्रिएशन तो क्या करे? इस राशनिंग को इंक्रीज करेंगे. राशनिंग का कोटा बढ़ा देंगे. अगर मान लीजिए 5 है, इसको हम बढ़ा के 6 कर देते हैं. अगर हमने 6 लाख कर दिया तो उस केस में अब नाउ कमर्शियल बैंक कैन गिव more loan to common people. As a result, credit creation will increase. So this is the rationing of credit and methods for credit control. Now there are the two more points: moral suasion and direct action. These are not very important point, but yet for the knowledge point of view say I am explaining that what is moral suasion. Or moral suasion, you can say advice. RBI give advice to commercial banks regarding some, you can say that according to requirement of the economy. So moral suasion and credit monitoring arrangements are other methods of credit control. The policy of moral suasion will succeed only if the central bank is strong enough to influence the commercial banks. So advice is given on the basis of, advice is given for the two purpose. First, to increase credit availability, and second, to decrease credit availability. These are the two types of advices which the central can give to commercial banks. For what? So if according to requirement of the economy, if suppose there is a, let's say there is a recession, already economy में मंदी चल रही है, people having less money, लोगों के पास पैसे कम है, रिसेशन है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? टू इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी की एडवाइस देगा. और अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में बूम है, बहुत ज्यादा तेजी है, तो क्रेडिट डिक्रीज करने की वो कोशिश की एडवाइस देगा. तो उसके लिए जो भी काम करने होंगे वो आरबीआई सजेशन देगा टू कमर्शियल बैंक्स that follow these requirements. And the last, if any of the commercial banks do not follow,
Listen carefully. If any of the commercial bank do not follow the advices given by the central bank, in that case, RBI can take direct action against them. So this is the direct action. Under direct action, so listen, direct action refers to strict directions issued by the central bank to commercial bank for lending and investment persons. These actions are taken only when all other actions are not effective. So what direct action can be taken against the commercial banks by the central bank? So the direct action can be taken. RBI can deny to open new branch. RBI can deny to open new branch. If suppose any bank wants to open its new branch, then it has to take permission from RBI. So RBI मना कर देगा कि नहीं, आप तुम्हारी बात ही नहीं मानते हो, हम आपको परमिशन नहीं देंगे. RBI उनको लोन देने से मना कर सकता है, उनका CRR इंक्रीज कर सकता है. तो और भी स्ट्रिक्ट एक्शन, और अगर फिर भी कोई बैंक ना माने उसकी बात, तो उनके खिलाफ लास्ट फाइनल एक्शन है कि उस बैंक को ही डी रजिस्टर कर देगा, डी रिकॉग्नाइज कर देगा, उस बैंक को ही खत्म कर देगा, या उसको किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर सकता है. So these are the some direct actions. Now, as a result, I can explain that I have explained the credit control method in a 4 basic point, most important for all the points I explained under the 2 headlines: quantitative and qualitative. So all you know that under this you have to know bank rate, repo rate, reverse repo rate. Second, open market operations. Third, cash reserve ratio. Fourth, statutory liquidity ratio, LLR. Here, margin requirement, rationing of credit, moral suasion, and direct action. So I hope you know all these 8 points for credit control. These are the most important points for credit control. Please do watch these videos again and again and write the content in your notebook. I hope you will be able to understand this topic clearly. Thank you very much.